हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर मैग सर पर। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी एक क्लास होने वाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करें। तो चलिए दोस्तों, इस धमाकेदार 25 प्रश्नों की ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दें क्लास को, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर काली मिट्टी के बर्तनों को बहुत अधिक मात्रा में बनाया जाता है, इसीलिए ये जिला जो है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यहाँ पर आजमगढ़ जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों वाराणसी की, तो वाराणसी जो है साड़ियों के उद्योग के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में प्रचलित है। ठीक है, तो यहाँ पर आजमगढ़ जो है काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर यदि बनारस की, तो बनारस आप सभी लोग जानते हैं साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर मेटल क्राफ्ट बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। और गोरखपुर में जो है टेराकोटा का उद्योग बहुत अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। तो इन सब चीजों को आप सभी लोग ध्यान में रखिए, और यहाँ पर आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने ब्रास वेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपकी यूपी से रिलेटेड है और जो कि पूरे विश्व में इसकी बोलबाला है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो कि आपका यूपी में विश्व विख्यात है, पूरे विश्व में विश्व विख्यात है? तो वो है आपका ब्रॉस वेल। ये आपका मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, इटावा या जलेसर कहाँ पर बनता है? तो दोस्तों यूपी के जो है जलेसर एटा में जो है ब्रास वेल, जिसे हम लोग कहते हैं घुंघरू घंटी, ठीक है, ये पूरे विश्व में विख्यात है। और इसका सबसे अधिक उत्पादन कहां पर होता है? ये होता है आपके ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, डी आपका क्या है? ऑप्शन नंबर जलेसर, जो कि आपका एटा यहां पर है। इसका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में ब्रास वेल, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? घुंघरू घंटी। ये आपके यूपी से रिलेटेड है, बहुत गर्व की बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद, जिसे अटावा मस्जिद या अटावा मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सरकी काल में जो है जौनपुर में अनेक भवन और मस्जिद व मकबरों का निर्माण हुआ था। और फिरोज शाह ने जो है सन 1393 ईस्वी में, किसने? फिरोज शाह ने सन 1393 ईस्वी में अटावा मस्जिद की नींव डाली थी। तो यहाँ पर आपका जौनपुर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 पर लेख डॉक्यूमेंट्स में सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए जो है आपको मेन्यू टैब पर जाना होगा। कौन से मेन्यू टैब पर? लेआउट, डिजाइन या रेफरेंसेज या आपका इंसर्ट? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इंसर्ट मेन्यू टैब पर जाना होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म बताना है आपको। तो दोस्तों टीसीपी का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, जो ये जो आपका टीसीपी है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो कि प्रमुख कार्य के, यदि इसके प्रमुख कार्य की बात करें तो छोटे छोटे डेटा पैकेट के रूप में जो है विभाजित करके इंटरनेट पर भेजना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क में प्रत्येक डिवाइस एक केंद्रीय हब से जुड़ी रहती है। ठीक है, किससे जुड़ी रहती है? केंद्रीय हब से जुड़ी रहती है। और इस टोपोलॉजी में जो है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा भेजने के लिए हब का सहारा लेना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी
लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत या प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर उसे हम किस नाम से जानते हैं, बताने का प्रयास कीजिए। कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है कई कंप्यूटरों को एक साथ नेटवर्क किया जा सकता है। क्या आपका पहला ऑप्शन सही है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है असीमित कार्यों को एक ही समय में किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, अर्थात मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है बहुत सारे प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। ठीक है, कई सारे प्रोग्राम जो है उसको एक साथ संचालन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैसे मैं आपको यदि एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, गिरता हुआ नारियल जो है, और उसके अलावा बात करें गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज और बहता हुआ जल और बहती हुई हवा, ये सब चीजें क्या है, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, ये सब चीजें जो है गतिज ऊर्जा विद्यमान करती हैं। ठीक है, क्या गतिज ऊर्जा विद्यमान करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, पारदर्शी, पारभासी या प्रकाशमान या अपारदर्शी। तो दोस्तों आप सभी लोग देखिए, प्रकाश के पथ पर एक अपारदर्शी, जी हाँ, एक अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। देखिए, पारदर्शी मतलब जैसे शीशा हो गया, इसमें आर पार आपको दिखाई देगा, इसका परछाई नहीं बन सकता। लेकिन अपारदर्शी जैसे मनुष्य हो गया, यदि ये प्रकाश के संपर्क में आएगा, कोई वस्तु हो गई जैसे कोई कॉपी किताब हो गया, पेन हो गया, अपारदर्शी, तो ये जब किसी प्रकाश के पथ पर आएगा तो उस वस्तु का छाया बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। जी हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट कुछ लोग बता रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं MgSO4। तो आप सभी लोग इसे भी नोट कर लीजिए, MgSO4 इसका रासायनिक नाम है, मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पदार्थ ऐसा है जो कि ठोस है? क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म या आपका एथिल अल्कोहल या इथिल? तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए। क्या बल? देखिए यहाँ पर पूरा आपका क्या राइट हो जाएगा, पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं आप, सभी के ऑप्शंस दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका प्रयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का, आयोडोफॉर्म जो है एक पीला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। जी हाँ, हाइड्रोफॉर्म ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ठोस पदार्थ है और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम आप सभी लोग एक बार ध्यान दीजिए। क्लोरोफॉर्म की बात करें, ये पहला वाला, तो इसका रासायनिक नाम होता है CHCl3। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं सोचा कि आप सभी को बता दूं। रासायनिक नाम अक्सर पूछ लेता है क्लोरोफॉर्म का, तो CHCl3 ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हाइड्रोफॉर्म जो है एक पीले रंग का पदार्थ है जो कि क्रिस्टलीय ठोस है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ये एक ठोस है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रक्त है अम्लीय, क्षारीय, परिवर्तनीय या उदासीन? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को जान लेना है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है। क्या है दोस्तों? एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें जो है द्रव्य अधात्री मतलब मैट्रिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं जो है पाई जाती हैं। और रक्त का पीएच मान सभी लोग जानते होंगे, 7.35। जी हाँ, दशमलव के बाद
एक एक अंक पढ़ना चाहिए। तो 7.35 से लेकर जो है 7.45 तक होता है। ठीक है, इसका पीएच मान रक्त का मैंने आपको बता दिया है। और इसका जो है सबसे कम पीएच मान होना चाहिए 7। ठीक है, उससे कम तो नहीं होना चाहिए। सबसे कम पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और यदि बात करें दोस्तों इसके विलयन मतलब रक्त क्या है, अम्लीय है क्षारीय है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं यदि इसका पीएच मान जो है 7 से अधिक हो जाए, ठीक है, यदि 7 से अधिक हो जाए तब क्या होता है, ये क्षारीय होता है। ठीक है, और 7 से कम हो जाए 7 से यदि कम हो जाए इसका पीएच मान तब क्या होता है, ये अम्लीय होता है। तो आप सभी लोग एक प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं, इसी कारण रक्त जो है क्षारीय होगा। ठीक है, रक्त क्या होगा? क्षारीय होगा। क्यों होगा क्षारीय? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि सबसे कम जो है रक्त का पीएच मान 7 रहता है, उससे कम कभी जाएगा नहीं। तो जब उससे कम जाएगा नहीं तो अम्लीय हो नहीं सकता, और रक्त हमेशा क्षारीय होता है क्योंकि ये 7 से अधिक ही होता है। और जो 7 से अधिक है, यदि इसका पीएच मान यदि 7 से अधिक है तो इसका मतलब ये क्या होगा दोस्तों? क्षारीय होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? बताने का प्रयास कीजिए। तो ये आपकी प्रक्रिया जो होती है मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। ठीक है, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मूत्र निर्माण में जो दोस्तों 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, सभी लोग इसे जान लीजिए। निस्यंदन और पुनरावशोषण और श्रावण। ठीक है, ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं मूत्र निर्माण में। ठीक है, तो इन 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मनुष्यों में यूरिया किसमें बनता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य में जो है यूरिया बनता है आपका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यकृत कोशिकाओं में जो है अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया के फलस्वरूप जो है यूरिया का संश्लेषण होता है, और यह उत्सर्जन का जैव रासायनिक पहलू है। इसमें जो है आपका ये चक्र निहित है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है यकृत जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि जुलाई 2022 में पहला भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों 6 जुलाई सन 2022 को जो है भारत का पहला पशु स्वास्थ्य सम्मेलन शिखर हुआ था। ये आपका हुआ था कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और डेट भी याद रखिए 6 जुलाई सन 1922 ईस्वी। अभी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। चलिए इसमें जो है पशुओं के रिलेटेड बहुत सारे कदम उठाए गए, बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। चलिए पशुओं की सुरक्षा के लिए अगला प्रश्न है अग्रदूत समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो दोस्तों अग्रदूत समाचार पत्र की शुरुआत आपकी असमिया भाषा के एक द्वि-साप्ताहिक के रूप में हुई थी, और इस समाचार पत्र की स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने की थी। और सन 1955 ईस्वी में जो है दैनिक अग्रदूत का एक नियमित समाचार पत्र पहली बार प्रकाशित हुआ था, सन 1955 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बात करें 2022 के अकॉर्डिंग तो भारत का 135वां स्थान है। क्या दोस्तों? भारत का 135वां स्थान है किस चीज में? वैश्विक शांति सूचकांक। जी हाँ, आप सभी को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस सूचकांक में जो है यदि शीर्ष की बात करें मतलब शिखर पर कौन कौन से देश हैं, तो पहले पर आपका है आइसलैंड। जी हाँ, आइसलैंड है। दूसरे पर आपका है, आप सभी लोग जानते होंगे, क्रिकेट टीम है।
आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा प्रचलित नाम से रिलेट करेंगे, न्यूजीलैंड टीम है। और तीसरे स्थान पर इस सूची में आता है, इस सूचकांक में आता है आयरलैंड। देखिए भारत का 135वें स्थान पर आना सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। और फर्स्ट पर जो है आपका आइसलैंड है, ठीक है। और सेकंड पर जो है आपका न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की जो जनसंख्या है लगभग 50 लाख टोटल है, तो 50 लाख जनसंख्या, तो इस हिसाब से तो वैश्विक शांति तो वहां पर नॉर्मल सी बात है। चलिए जनसंख्या इसमें बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालता है। कहाँ 50 लाख पूरे देश की जनसंख्या न्यूजीलैंड की, और कहाँ इंडिया की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक किसी बड़े शहर की अगर जनसंख्या जोड़ लें तो इतना हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान जो है NTRI कहाँ स्थापित किया गया है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था जो है ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली ट्रेन चलाई गई थी। 2022 की बात हो रही है दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि भारत में जो है पहली ट्रेन जो है मुंबई से थाणे तक चली थी, जो कि सन 1853 ईस्वी में, कब, सन 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। यात्रियों की जो पहली ट्रेन थी भारत में सन 1853 ईस्वी में चली थी मुंबई से थाणे तक। और यहाँ पर बात हो रही है जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली ट्रेन चलाई गई। किसके तहत, भारत गौरव योजना के तहत। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर 14 जून सन 2022 को जो है भारत गौरव योजना के तहत जो ट्रेन चलाई गई वो पहली निजी ट्रेन बनी। और यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग देख सकते हैं, कोयम्बटूर उत्तर से जो है साई नगर शिरडी तक। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस शहर में विश्व की ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है। भारत के ऐसे कौन से शहर ने ट्री सिटी का खिताब दूसरी बार जीता है। हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो अप्रैल 2022 में भारत के दो शहर हैदराबाद और मुंबई ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब जीता। जी हाँ, 2022 में जो है भारत के दो शहरों ने, हैदराबाद और मुंबई ने जो है विश्व के ट्री सिटी का खिताब जीता। और इससे पूर्व जो है 2020 में हैदराबाद ने यह खिताब जीता था, ठीक है। इससे पूर्व किसने जीता था, हैदराबाद ने यह खिताब जीता था। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, हैदराबाद और मुंबई। तो यहाँ पर ये दो शहर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर होना चाहिए था पहला दूसरा दोनों, ठीक है, माफ करिएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर गलत है। यहाँ पर लिखना चाहिए इनको ऑप्शन ए और बी दोनों, ठीक है। 2022 में ट्री सिटी का खिताब इन्होंने जीता, हैदराबाद और मुंबई। और 2020 में केवल एक ही शहर ने जीता था, वो था आपका केवल हैदराबाद। लेकिन 2022 में दो शहरों ने ये खिताब जीता, पहला आपका हैदराबाद और मुंबई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किश्तवाड़ जिले में जो चिनाब नदी है इस पे किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस के ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड में संपन्न हुआ ये टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो है इसका खिताब जो जीता है किसने दोस्तों। देखिए यहाँ पर काफी सारे लोग बताने स्टार्ट कर दिए हैं। नोवाक जोकोविच ने जो है ऑस्ट्रेलिया के निक को हराया था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो आप सभी लोग जानते होंगे इनके बारे में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत द्वारा भूमि क्षरण तट स्तर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बताने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2030, जी हाँ,
2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने इस लास्ट प्रश्न की तरफ, जो कि इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ जो है सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए। सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जी हाँ, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका योगदान नहीं करता है किस चीज में, तापन उत्पन्न करने में। ठीक है, सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में जो है योगदान नहीं प्राप्त करना करता है। तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें। और आपको क्या चीज नहीं समझ में आया कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों।